सबसे पहले ये जो जिस तरह से स्मृति ईरानी का विभाग बदला, क्या ये एक स्टूडेंट कम्युनिटी की एक छोटी-सी जीत है या उससे कुछ बड़ी चीज़ है? देखिए इसमें एक पार्शियली तो हम इसको देख सकते हैं कि स्टूडेंट मूवमेंट का प्रेशर है, क्योंकि स्मृति ईरानी को सेम मिनिस्ट्री में रिटेन भी किया जा सकता था, लेकिन नहीं किया गया और उनको एक मतलब ऐसी मिनिस्ट्री में भेजा गया जिसमें इतना मतलब कॉन्फ्रंटेशन पब्लिक के साथ में उनका नहीं होगा। ये तो मुझे लगता है कि एक जीत है स्टूडेंट मूवमेंट का, पर्टिकुलरली जो रोहित वेमुला मूवमेंट चला। उसमें जिस तरह से मतलब एचआरडी मंत्रालय जो है एक्सपोज हुआ कि किस तरह से एक स्टूडेंट के पीछे पढ़ के जो है आप 5 स्टूडेंट के पीछे पढ़ के उनको उनका पूरा हाउंडिंग करके उनको सुसाइड तक आप ड्राइव कर सकते हो। तो उस को तो माने मुझे लगता है कि सरकार ने उस प्रेशर को लिया है और उसी प्रेशर के चलते उनको एक इनसिग्निफिकेंट मिनिस्ट्री में भेजा गया है। लेकिन क्योंकि सरकार हमसे मतलब कोई जेन्युइनली हमसे बातचीत नहीं करना चाहती है, कोई जेन्युइनली काम नहीं करना चाहती है, उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को भेजा है जो एबीवीपी के मेंबर थे अपने स्टूडेंट डेज़ में। और एक तरफ सरकार बोलती है कि आप पॉलिटिक्स मत कीजिए, आप स्टूडेंट्स को पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, वो कहती है कि कैंपस में डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर आप एक ऐसे एजुकेशन मिनिस्टर को भेजते हैं जो खुद स्टूडेंट पॉलिटिक्स बैकग्राउंड से हैं। तो मतलब एक ड्यूअल गेम तरह का जो है हमारे साथ में प्ले हो रहा है। माने एक तरफ तो सरकार पॉलिटिक्स कर रही है, गजेंद्र चौहान जैसे लोगों को भेज रही है, दूसरी तरफ हमसे कहा जाता है कि आप पॉलिटिक्स मत कीजिए। तो जैसे अब 2 साल अभी स्मृति ईरानी जी रही हैं, ये 2 साल इतिहास में किस तरह से लिखे जाएंगे कि भारत के शिक्षा व्यवस्था में किस तरह का परिवर्तन है? देखिए एक तरह से तो ख़राब है हमारे लिए, क्योंकि फेलोशिप्स जो हैं वो कम हुई। हमारे एक साथी को अपनी जान देनी पड़ी, जगह जगह सभी कैंपसेस में बवाल हुआ। लेकिन एक तरह से स्टूडेंट मूवमेंट के लिए अच्छा हुआ, क्योंकि पहले जो अलग अलग कैंपसेस में लड़ाइयाँ लड़ी जा रही थी, अब उसका स्केल इतना ज़्यादा बड़ा हो गया है कि जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ पे यही रियलाइजेशन है कि इसको अकेले हम लड़ नहीं सकते हैं। सब स्टूडेंट्स को एक साथ में आना पड़ा है। और अभी जो हम लोग स्टूडेंट कन्वेंशन की तरफ बढ़ रहे हैं जेएनयू में भी, उसमें भी हम लोग यही कर रहे हैं कि जगह जगह जहाँ भी स्टूडेंट मूवमेंट चल रहा है उन सबको हम लोग साथ में ला रहे हैं। हम लोग इस दौरान माने जो स्टैंड विद जेएनयू मूवमेंट चला, उसमें हम लोग कई देश के कई कोनों में गए और जगह जगह स्टूडेंट्स अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आए। उन्होंने कहा कि आप देखिए हमारा फेलोशिप 1 साल से नहीं आ रहा है, इस तरह की दिक्कतें हैं। कहीं पर अगर कोई स्टूडेंट्स मतलब कुछ भी लाइब्रेरी की फैसिलिटी मांग रहे हैं, जैसे बीएचयू में आपने देखा लाइब्रेरी फैसिलिटी मांगने पर उनको रस्टिकेट कर दिया जा रहा है। तो ये जो एक अनप्रेसिडेंटेड अटैक है, मतलब इसका पहले कोई ये नहीं है, पैरेलल नहीं है। मतलब अटैक तो चल रहा है, लेकिन इस तरह का जो एकदम अग्रेसिव अटैक है सरकार का, उससे सब स्टूडेंट्स एक साथ में हो गए। तो जैसे जेएनयू के अंदर न्यूट्रल जो स्टूडेंट्स हुआ करते थे पहले, जो ना इस तरफ थे ना उस तरफ थे, अपना पॉलिटिकली डिसीजन, उनका क्या रोल रहा है या उनकी क्या भूमिका रही? जी, आप देखिए जैसे यूजुअली क्या होता है, अगर आप इलेक्शन भी देखिए, इलेक्शन का प्रोसेस, इलेक्शन में 5-6 हज़ार लोग वोट डालते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपने देखा कि मतलब जब ये सारा कन्हैया का अरेस्ट हुआ और जब स्टूडेंट्स पे सेडिशन लगा, पूरा कैंपस में जो आतंक मचा, उसके बाद में जब आप रैली देखेंगे, मतलब रैलीज़ में यहाँ से कितने कितने लोग निकले, धरना पे एड ब्लॉक के सामने कितने लोग बैठते थे, उनकी तादाद जो है वो उससे कई ज़्यादा थी जितने लोग वोट डालते हैं। तो जैसा कि आपने सही कहा कि कई सारे स्टूडेंट्स जो न्यूट्रल हैं, अब उनको लगा कि अब न्यूट्रल नहीं हुआ जा सकता, अब न्यूट्रल नहीं रहा जा सकता है। मतलब सरकार जो है लगातार बोल रही है कि स्टूडेंट्स इसलिए पॉलिटिक्स करते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स 5-5 साल तक हॉस्टल्स में रहते हैं, जो कि नेचुरल सी बात है। अगर आप बीए से पीएचडी एक ही इंस्टीट्यूशन में करेंगे, आप रहेंगे हॉस्टल में उतने टाइम तक। लेकिन इस तरह का जो रीजनिंग दिया जा रहा है एक्चुअली उल्टा है। जब आप स्टूडेंट्स का हॉस्टल छीनेंगे, जब आप स्टूडेंट्स का फेलोशिप छीनेंगे, उनके साथियों पर दमन करेंगे, स्टूडेंट्स और ज़्यादा पॉलिटिसाइज होंगे। ऐसा नहीं है कि जो सरकार बोल रही है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी है कि सिर्फ 3 साल तक हॉस्टल देना है, उससे ऐसा नहीं होगा कि पॉलिटिक्स कम हो जाएगी। आप जब स्टूडेंट्स का हॉस्टल फैसिलिटी छीनेंगे, स्टूडेंट पॉलिटिक्स और ज़्यादा मजबूत होगी। तो कुल मिला के यही बात है कि जितना ज़्यादा अटैक बढ़ेगा, स्टूडेंट्स उतना ज़्यादा पॉलिटिसाइज होंगे। एक बात आप हर फोरम पे एक बात ये आती है कि एबीवीपी को सरकार बैक कर रही है अपना प्रेजेंस और जगह बढ़ाने के लिए, और शायद एक जो डिसेंटिंग वॉइसेस थी उनको दबाने के लिए। आपका इस पे क्या रिएक्शन है? नहीं, एकदम ये तो एकदम मतलब साफ आपको दिखता है बात। आप देखिए, मैं आपको अगर 2 उदाहरण दे दूँ। बीएचयू में 10 स्टूडेंट्स लाइब्रेरी मांग रहे हैं, आपने उनको रस्टिकेट कर दिया। लेकिन उसी कैंपस में एबीवीपी रोज़ मारपिटाई करता है, रोज़ हमारे खिलाफ में रैली निकाल रहा है, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। अब इसका मैकेनिक्स क्या है? इसका मैकेनिक्स ये है कि ये जो यूनिवर्सिटी प्रशासन होता है, जैसे बीएचयू में आप देखें ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पे करप्शन, धांधली, एग्ज़ाम में कंप्लेंट्स आ रही हैं कि एग्ज़ाम में ठीक से सिलेक्शन नहीं हुआ, इस तरह की चीज़ें, फंड्स का मिसअप्रोप्रिएशन,
एबीवीपी जो है वो जो यूनिवर्सिटी प्रशासन होता है उसके साथ में एक नेक्सस बना के रखता है। मतलब कहते हैं ये राष्ट्रवाद, लेकिन एक्चुअली ये पूरा एक करप्ट नेक्सस है, जिसमें एबीवीपी कभी भी जो है यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को एक्सपोज नहीं होने देगा। जैसे बीएचयू में ही क्या हुआ था, सीवाईएसएस से रिलेटेड कुछ छात्र जो है वो वीसी से मिलने जा रहे थे, तो उनको पिटवाया गया। उनको एबीवीपी के लोगों से प्रॉक्टर ने पिटवाया कि आप वीसी से मिल नहीं सकते। आप बताइए किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन है। तो ये जो सरकार फेवर कर रही है, साथ में जो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशंस में सरकार के लोग बिठाए गए हैं वो फेवर कर रहे हैं एबीवीपी को डायरेक्टली। जेएनयू में आप इसका उदाहरण देख सकते हैं कि मतलब एबीवीपी की कोई भी डिमांड होती है उसको तुरंत मतलब जो है यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्ड करता है, और हमारा जो इतना सारा डिमांड है उसको मनवाने के लिए पूरा हमें हंगर स्ट्राइक में जाना पड़ता है, पूरा सिग्नेचर कैंपेन करना पड़ता है, कई सारी चीज़ें करनी पड़ती तो है। ये फेलोशिप का जो पूरा मामला है, ये इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में अगर आप बताएं। फेलोशिप में अगर हम लोग डिटेल में देखें, देखिए क्या हो रहा है। एक तो नॉन नेट फेलोशिप होती है जो सभी एमफिल पीएचडी के छात्रों को सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में मिलती थी, लेकिन उसमें अभी क्या कर दिया है, अभी जब नया सेशन आएगा एमएचआरडी की तरफ से कोई भी उसमें क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है। हम लोग 3 महीना धरना पे रहे, एमएचआरडी जो है फिलहाल उस पर खामोश है। जो कमेटी बनाई गई थी उसने अपनी रिकमेंडेशन दे दी है। इसमें मुझे क्या लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि जब नया सेशन आएगा तब हमें एक्चुअली पता चलेगा कि किस किस को फेलोशिप मिल रहा है। उसको अलग अलग आधार पे, चाहे वो इकोनॉमिक आधार हो या रैंक वाइज जो है उसको डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। मान लीजिए आधे से ज़्यादा क्लास जो है शंट आउट हो जाएगी फेलोशिप में से। फिर आपका आ गया जेआरएफ में जो है सीट्स कम कर दी गई हैं। जेआरएफ वैसे ही बहुत कम 15% लोगों को मिलता है, और उसमें से भी जितने लोगों को मिलता है उनमें से कितने लोगों का एडमिशन होता है, कितने लोगों को फेलोशिप मिलता है, ये इसका अपना एक मतलब कुल मिला के बहुत कम लोगों को मिलता है। उसमें भी जो है सीट्स कम की जा रही है। उसमें भी जो है एक प्रिटेक्स्ट या दूसरा प्रिटेक्स्ट से कम किया जा रहा है फेलोशिप। मान लीजिए जैसे हम लोग कर्नाटका गए, कर्नाटका यूनिवर्सिटी में रिसर्च स्कॉलर्स हमारे पास आए, उनका आरजीएनएफ स्कॉलरशिप था, वो 2015 से एलिजिबल थे, लेकिन उनको अचानक से नया अवार्ड लेटर मिला 2016 से, और उनको बोला गया कि नहीं अब 2015 से 16 आपको नहीं मिलेगा, आपको 16 से 17 मिलेगा। ये तो आप देखिए, दिस इज़ अ ग्रेट इंडियन फेलोशिप स्कैम इन द मेकिंग, जिस तरह से चल रहा है। इसी तरह कोई स्टूडेंट है, अगर वो उन्होंने एमफिल कहीं एक यूनिवर्सिटी से किया है, पीएचडी दूसरी यूनिवर्सिटी से किया है, उनका जेआरएफ ही बंद कर दिया जा रहा है। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। तो जैसे आपका पूरा जो मूवमेंट था यूजीसी का, इसी चीज़ के आधार पर, इसी के अराउंड था या कुछ और भी बड़े फेलोशिप देखिए उसका मेन एम था फेलोशिप, लेकिन सभी स्टूडेंट्स जो वहाँ पर प्रोटेस्ट में मौजूद थे उनको इतना तो समझ में आ रहा था कि अगर हम सिर्फ फेलोशिप मांगेंगे, फेलोशिप मांगने से होगा नहीं। हम लोगों को एक ब्रॉडर एजुकेशन की बात करनी पड़ेगी कि एजुकेशन की क्या स्थिति है यूनिवर्सिटी मतलब हिंदुस्तान में। आप अगर देखें कि कितनी बड़ी जनता है जिसके पास में इतने रिसोर्सेज ही नहीं है कि वो अपने बच्चों को कॉलेज और यूनिवर्सिटी भेज सकें, उनके लिए भी फेलोशिप होना चाहिए। उनके लिए भी जो है पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट कॉलेजेस होने चाहिए जहाँ पे शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा हो, तभी जाके कोई हम विकास की तरफ बढ़ सकते हैं, जब हमारे लोग पढ़ेंगे। तो जैसे फर्ग्यूसन कॉलेज में प्रधानमंत्री जी ने बोला, अब जो प्रधानमंत्री हैं, कि मिसकोटेड कि चाइना में 20% जीडीपी जो है एजुकेशन में स्पेंड होती है। ऑफ कोर्स दैट नंबर इज नॉट वेरी करेक्ट, बट सवाल यहाँ पर ये है कि क्या सिस्टमैटिकली सरकार हायर एजुकेशन के अंदर स्पेंडिंग कट कर दी जा रही है? जी, ये देखिए पिछले 20 साल से ये लगातार हो रहा है। जब से मतलब वर्ल्ड बैंक के कंडीशंस इंडिया पर इम्पोज किए गए हैं कि आप शिक्षा और स्वास्थ्य पे इससे ज़्यादा आप खर्चा नहीं कर सकते हैं। अब उसको और ज़्यादा अग्रेसिवली जो है किया जा रहा है। अब WTO के अंडर जो है एजुकेशन को लाया जा रहा है, और WTO का ये है कि पूरा हायर एजुकेशन को जो है आपको प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। इसमें 2 चीज़ें हैं। इसमें एक गोल है मार्केट का गोल हमेशा ये है कि वो हर चीज़ को बाजार बना के बेचे और उससे अपना मुनाफा कमाए। लेकिन एक गोल होता है सरकार का, लोगों का। हमारे अपने डेवलपमेंटल गोल्स क्या है? क्या अभी जैसे देखिए प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि स्किल इंडिया, हम लोग को स्किल इंडिया बना। स्किल मतलब कि आपको नट बोल्ट फिक्स करना, नलका कैसे ठीक करना है, ये सब कुछ आना चाहिए। उसमें भी वो स्किल इंडिया स्कीम भी सही से चल नहीं रही है। मतलब उसमें भी कई सारे जो है इरेगुलरिटीज़ है, क्योंकि वो पूरा NGO वगैरह PPP मॉडल पे दिया गया है। उसमें बहुत मतलब गलत तरीके से वो चल रहा है। लेकिन हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? हमारा एम ये होना चाहिए कि हम नॉलेज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बने, ना कि स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। इसमें अंतर ये आ जाता है कि तभी जब ओरिजिनल रिसर्च होगी, ओरिजिनल थिंकिंग होगा, हम लोग खुद नॉलेज कैपिटल बनेंगे, तब जाके जो है हम अपनी कंट्री का स्तर जो है बढ़ा सकते हैं। नहीं तो अदरवाइज़ आप सिर्फ लेबर बन के रह जाएंगे, जहाँ पे मतलब अमेरिकन कंपनी आके खोले, हमारे लोगों से चीप लेबर करवाए, और इस तरह से स्किल इंडिया जो है। तो एक बात है कि पूरी एजुकेशन डिबेट में 3 चीज़ें हैं। एक टेक्निकल एजुकेशन है, एक आपका सोशल साइंसेज का है, और तीसरा जो है आपका जिस तरह से वोकेशनल एजुकेशन।
इन तीनों पे सरकार की नीति जो है बेसिकली कहीं ना कहीं ये करने जा रही है कि भाई आप मैकेनिक बनो, आप फैक्ट्री वर्कर बनो और बाकी चीज़ों पे कम से कम सोशल साइंसेस तो भूल। इसके बारे में आपका क्या? पहले देखिए पिछले मतलब जो मैंने पिछले 20 साल का पीरियड कहा उसमें देखिए एक थ्रस्ट क्या आया था कि सोशल साइंसेस को इरेलेवेंट कैसे बना दिया जाए और इसमें जो है आप प्रोफेशनलाइजेशन यानी MBA कीजिए, इंजीनियरिंग कीजिए। लेकिन फिर उसमें भी देखिए किस तरह से रियलाइजेशन हुआ कि MBA जो ग्रेजुएट्स हैं वो भी बिना सोशियोलॉजी समझे, बिना साइकोलॉजी समझे एक्चुअली लोगों के साथ में, एम्प्लॉयज़ के साथ में डील नहीं कर सकते हैं, जो HR ह्यूमन रिसोर्स वगैरह के लोग होते हैं। तो उसके लिए दोबारा से जो है सोशल साइंसेस का रेलेवेंस सामने आया। इसी तरह से मान लीजिए जब इलेक्शंस का प्रोफेशनलाइजेशन हुआ तो तब फिर से पॉलिटिकल साइंस का जो है रेलेवेंस सामने आया। लेकिन अभी की जो सरकार कर रही है, अभी सरकार का है कि मतलब एकदम आप इंजीनियरिंग भी मत कीजिए, जो पहले कम से कम प्रोफेशनल कोर्सेज पे थ्रस्ट था, अभी की सरकार का ये है कि आप इंजीनियरिंग भी मत कीजिए, MBA भी मत कीजिए, आप बस छोटा मोटा सा कोई स्किल सीख करके आप स्किल इंडिया बनिए और मेक इन इंडिया कीजिए। ये जो स्किल इंडिया का और मेक इन इंडिया का कॉम्बिनेशन है ये बहुत लीथल है, क्योंकि आप अल्टीमेटली लोगों से क्या बोल रहे हैं कि आप सिर्फ नट बोल्ट फिक्स करना सीखो, आप कोई ओरिजिनल थिंकिंग नहीं, कोई सवाल मत पूछो, कोई आप हायर कोर्स मत करो, कोर्सेज इतने महंगे हो गए आपको लोन लेना पड़ेगा। लेकिन जब मेक इन इंडिया का क्या मतलब है? मेक इन इंडिया का मतलब है कि बाहर से कंपनीज आएंगी और उन लोगों को एम्प्लॉय करेंगी और चीप लेबर उनको मिलेगा। हाँ, तो वो हमारा जो है वो एक्चुअली में उद्देश्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे जो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट गोल्स है, माने आपका कोई विजन भी तो होता है ना कंट्री के लिए कि आप कहाँ लेके जाना चाहते हैं। आप मैकेनिक्स का देश बनाना चाहते हैं? नहीं, हमें ऐसा नहीं लगता है। हमें तो लगता है कि हमें नॉलेज कैपिटल बनना चाहिए। पर्सनली स्पीकिंग, पहले आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की, उसके बाद यू वेंट इनटू इन बैंगलोर एंड देन ऑफ कोर्स आप JNU में। तो ये एक उल्टा प्रोसेस कैसे हुआ और इसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं देखिए, जैसे यूजुअली होता है कि जहाँ से मैं आती हूँ वहाँ पे यही माइंडसेट है कि मेडिकल या इंजीनियरिंग ही करना है, अच्छे स्टूडेंट्स जो है आर्ट्स में नहीं जाते हैं, इस टाइप का माइंडसेट है। हालांकि मेरी रुचि थी थोड़ी बहुत हिस्ट्री वगैरह में, तो इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ क्योंकि मैथमेटिक्स और फिज़िक्स बहुत स्ट्रॉन्ग था उसमें। मैथमेटिक्स में मैं स्टेट टॉपर थी, तो नेचुरली ये बना हुआ था कि आपको, क्योंकि कोई काउंसलिंग कोई स्टूडेंट्स के लिए कुछ भी होता नहीं है, नेचुरली था आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है। लेकिन वहाँ पर मतलब मेरा एक जो नेचुरल एक इंक्लिनेशन था सोशल इश्यूज़ की तरफ, उसको मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी किसी भी तरह से। मैं लिखने की कोशिश करती थी, मैं कुछ कहीं पे कुछ लिखा करती थी। लेकिन IIM बैंगलोर में जो मैंने कोर्स किया विमेन लीडरशिप पर, उसमें 1 हफ़्ता हमारा JNU में बीता और यहाँ पे पहली बार, मतलब जीवन में पहली बार मुझे ऐसा लगा कि पढ़ाई अच्छी भी हो सकती है, कि टीचर्स जो हैं, टीचर से आप इम्प्रेस हो। ये मुझे जीवन में पहली बार लगा। मतलब बचपन से आज तक कभी तक मैं अपने टीचर से सेटिस्फाइड नहीं थी, लेकिन यहाँ पर जो 1 हफ़्ता हमारी पढ़ाई हुई, मतलब जेंडर पे जो पढ़ाई किया गया, डेवलपमेंट पे जो पढ़ाई किया गया, उसमें पहली बार मुझे ऐसा लगा कि टीचर्स जो है अच्छी शिक्षा दे सकते हैं और अच्छी शिक्षा कैसी होती है। तो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट बना JNU में आने का। और एंड देन कॉर्पोरेट सेक्टर में कैसा रहा आपका वर्क एक्सपीरियंस? देखिए वहाँ पे काफ़ी अनइंस्पायरिंग स्टोरी है, आप कह सकते हैं। मतलब एक बहुत लार्ज लेबर फोर्स है जिसको आप तरह तरह से इन्वॉल्व रखते हैं, मतलब उनको कुछ छोटा छोटा टास्क दे देते हैं, कुछ सीखने के लिए दे देते हैं। लेकिन एक्चुअली मैं जो मतलब जो एक पैशनेट तरीके से, इन्वॉल्व तरीके से कोड डेवलपमेंट होना चाहिए, डिज़ाइन डेवलपमेंट होना चाहिए, हमें लगता है वो यहाँ पे नहीं हो पाता है। कुछ कंपनीज में होता है, जैसे अगर आप गूगल वगैरह देखें तो वहाँ पे काफ़ी बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, माने आपकी आज़ाद सोच के लिए बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। लेकिन अदरवाइज़ बाकी कंपनीज़ में इट इज़ अ लॉट ऑफ ड्रजरी, यानी कि आप एक इंस्पायर्ड पैशनेट तरीके से काम नहीं करते हैं। मतलब जो आपको ऊपर से आदेश आता है उसी के हिसाब से आपको काम करना है और बहुत बोरिंग तरीके से। कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि RSS इज कॉलिंग, मतलब RSS सारे VCs की मीटिंग बुला रहे हैं। किस तरह का मैसेज या क्या आपको लगता है इससे क्या इम्पैक्ट होने जा रहा है? क्या फर्स्ट ऑफ ऑल क्या मॉरली ठीक है? RSS का एक पूरा ये चलता है, सेल चलता है जिसको कहते हैं विज्ञान भारती। विज्ञान भारती में जो है हमारे वाइस चांसलर भी उसके कुछ मीटिंग्स में जा चुके हैं। विज्ञान भारती में ये लोग क्या करते हैं कि किस तरह से सैफ्रनाइजेशन ऑफ एजुकेशन, जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि जो MOS हैं HRD के, उन्होंने साफ साफ कहा है कि सैफ्रनाइजेशन भगवाकरण तो ठीक है शिक्षा का, तो इस तरह की पॉलिसीज़ कैसे लाई जाए, कैसे मतलब जो एक हिंदुत्व माइंडसेट है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में लाया जाए, उस चीज़ को ये लोग करने की बहुत एग्रेसिवली कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये सब बैकफायर होगा, क्योंकि देखिए एक ऑटोनॉमी का जो एक कॉन्सेप्ट होता है कि एक यूनिवर्सिटी की अपनी ऑटोनॉमी होनी चाहिए, अगर वो नहीं होगी तो रिसर्च नहीं हो सकता है। ये बहुत बुरी तरह से इन पर बैकफायर होगा। और मुझे लगता है कि कॉमन लोग, ये तो है कि कॉमन लोग इस सब के बारे में जान नहीं रहे हैं ठीक से, लेकिन अगर जाने तो इस तरह की जो इंटरफेरेंस है वो ठीक नहीं है।
ऑलरेडी क्या है हमारे कैंपसेस में, जैसे अगर आप जेएनयू में देखेंगे, फार लेफ्ट से लेकर फार राइट तक सभी आइडियोलॉजीज रिप्रेजेंटेड हैं। सरकार के जो नुमाइंदे हैं, एबीवीपी जो है, उनका भी यहाँ पे आइडियोलॉजी है, वो अपना पर्चा पोस्टर लगाता है, अपना पब्लिक मीटिंग करता है, सब कुछ करता है। तो उसमें सरकार की जो डायरेक्ट इंटरफेरेंस है वो नहीं चाहिए। अगर उनकी आइडियोलॉजी एबीवीपी के लोगों को पसंद आएगी, वो एबीवीपी के साथ में जाएंगे, हमारी आइडियोलॉजी पसंद आएगी, हमारे साथ में। सरकार का जो ये डायरेक्ट इंटरफेरेंस है, इससे पूरा रिजेंटमेंट पैदा होगा, हो ही चुका है, ऑलरेडी पैदा हो चुका है। मतलब जो एकदम एपॉलिटिकल हमेशा स्टूडेंट्स थे, उन पे पूरा जो है, मतलब वो भी इस बात को समझ रहे हैं और उस पर रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये बैकफायर होगा सरकार के ऊपर। जो बेसिकली आई थिंक बिकॉज वी हैविंग सम प्रॉब्लम्स आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड, एक छोटा सा एक जो सवाल जो है कि एक पूरा मुद्दा यहाँ पर नेशनलिज्म का है, एंड आपका जो व्हाटएवर यू बीन टॉकिंग अबाउट, एक बहुत क्लियरली बात यह है कि नेशनलिज्म के नाम से, या जिस तरह का एक्सपीरियंस आपका कश्मीर में रहा, जो आपका एक्सपीरियंस जेएनयू में रहा, हाउ डू यू एक्चुअली डिफाइन इंडियन नेशनलिज्म आज की तारीख में? फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू कैन ऑफ कोर्स स्किप दिस क्वेश्चन इफ यू डोंट वांट टू, बट आई एम जस्ट आस्किंग दिस क्वेश्चन कि जो भाजपा का जो वर्जन है नेशनलिज्म का, या आरएसएस का जो वर्जन है नेशनलिज्म का, वर्सेस व्हाट यू थिंक इज नेशनलिज्म, व्हाट इज द डिफरेंस? और आगे देखिए, अगर आप देखेंगे, मान लीजिए कश्मीर पर भी जो है राइट विंग क्या नारे लगाता है यूजुअली, कि कश्मीर हमारा है, और मतलब अपना धरती, अपना कश्मीर, इस टाइप का। आप उसमें देखेंगे कि लोगों का कभी भी मेंशन नहीं होता है कि कश्मीर के लोगों का जो है, लोग हमारे हैं, इस तरह का कुछ ये नहीं होता है। लोगों के लिए आप देखेंगे कि किस तरह से सोशल मीडिया पर जो उनके ट्रोल्स वगैरह होते हैं, किस तरह से कितने घटिया घटिया कमेंट्स लिख करके, मतलब आपको अगर किसी देश से प्यार करना है, आपको वहाँ के लोगों से भी प्यार करना है, आपको वहाँ के लोगों के कंसर्न्स को भी समझना है, आपको सेंसिटिव होना है उन कंसर्न्स के प्रति। ये जो सब है, ये इट्स ऑल वेरी, ये मुझे बहुत फार्सिकल लगता है सब कुछ। आप एक तरफ बोलते हैं भारत माता, दूसरी तरफ आप जो भी कोई मोदी के खिलाफ औरत बोल रही है, उनको इतनी गंदी गंदी गालियाँ आप देते हैं कि मतलब आपका दिमाग ख़राब हो जाता है देख कर कि ये क्या है। और ये एकदम ऑर्गेनाइज तरीके से चल रहा है। ऐसा नहीं है कि भाजपा को इस बात का पता नहीं है, मोदी को इस बात का पता नहीं है, उनका बाकायदा सेल चलता है जिससे वो मतलब औरतों को गाली देना। इसी तरह से मान लीजिए आप कहते हैं कि सब देश हमारा है, ये भी हमारा है, लेकिन फिर आप कश्मीरियों को गाली देते हैं। ऐसे होता नहीं है। जेएनयू जैसी जो जगह है, या मान लीजिए पर्टिकुलरली हम जिस तरह का पॉलिटिक्स करते हैं, लेफ्ट पॉलिटिक्स, वो आपको एक चीज़ सिखाता है, अपनी आइडेंटिटी से ऊपर उठ के हमेशा ऑपरेशन को समझना। वो ऑपरेशन चाहे दुनिया में कहीं किसी के साथ में हो रहा हो, आप उसको समझेंगे, आपका उस पर एक पर्सपेक्टिव होगा। नेशनलिज्म अगर कुछ होना है तो वो तो ये होना पड़ेगा कि आपको यहाँ के जो लोगों का इंटरेस्ट है, यहाँ के लोगों को शिक्षा चाहिए, यहाँ के लोगों को हेल्थ फैसिलिटी चाहिए, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी चाहिए, नौकरी चाहिए, आपको उस पर बात करनी पड़ेगी। ये नेशनलिज्म कहकर या धर्म कहकर आप बच नहीं सकते हैं। देखिए, टेरिटोरियल नेशनलिज्म और कम्युनल नेशनलिज्म में भी जो है, उधर पे आप भाजपा की अगर नीति देखेंगे, उसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन है। कॉन्ट्रडिक्शन क्या है कि इंडिया ने अपना नेशनलिज्म कैसे इमेजिन किया, एक एंटी इंपीरियलिस्ट जो है, साम्राज्यवाद के खिलाफ में अपना नेशनलिज्म जो है उसको इमेजिन किया, जो भगत सिंह का समझ सकते हैं आप, जो विजन था। उसमें अभी अगर आप देखेंगे क्या हो रहा है, मतलब एफडीआई आप ला रहे हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ आप ला रहे हैं, इतना सारा इंटरफेरेंस है इंटरनेशनल मॉनेटरी एजेंसीज़ का, वर्ल्ड बैंक का। वही बोलते हैं कि हम लोग कितना शिक्षा पे खर्च करेंगे, कितना स्वास्थ्य पे खर्च करेंगे। तो क्या आर वी रियली इंडिपेंडेंट? क्योंकि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सॉवरेंटी तो हमारी जो स्वतंत्रता है वो वहाँ से अंडरमाइन हो रही है। जो ग्लोबल मान लीजिए एक जो पॉलिटिक्स रहता है ग्लोबल में, फर्स्ट वर्ल्ड का, थर्ड वर्ल्ड का, उसमें जो है अमेरिकन लॉबी जो है वो पूरा जो है अभी इंडिया को जो है एज अ आप समझ सकते हैं कि कोल्ड वॉर का दूसरा बेस बनाना चाहती है। यानी रशिया के खिलाफ में जैसे पहले अमेरिका ने पाकिस्तान को यूज़ किया या अफगानिस्तान को यूज़ किया, अभी हिंदुस्तान को यूज़ करना चाह रही है। ये भी तो एक तरफ से एक मतलब एक मॉडर्न साम्राज्यवाद का आप इसको ये देख सकते हैं, उदाहरण देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे ही पूरे जो इकोनॉमिक सॉवरेंटी है, इवन टेरिटोरियल सॉवरेंटी है, उसको जो है अंडरमाइन किया जा रहा है। तो एक्चुअली मतलब जो ये लोग क्लेम करते हैं कि अपनी माटी, अपना धरती, उसको भी ये लोग ठीक से कर नहीं रहे हैं, उसको भी करके। सो बेसिकली ये जो चैलेंजेस हैं हमारे सामने, स्पेशली जिस तरह से शिक्षा का भगवाकरण होता है, क्या आपको लगता है कि जितनी लेफ्ट ऑफ द सेंटर या सेंटर फोर्सेस हैं, जो सेकुलर फोर्सेस हैं, उन सबको साथ में मिलकर काम करने की आवश्यकता है इस समय, या यू थिंक? देखिए, स्ट्रगल्स में तो एकदम एकता होनी चाहिए। इलेक्शन कौन किसके साथ में लड़े, इलेक्शन एक बहुत अलग गेम है, लेकिन स्ट्रगल्स में देखिए एक यूनिटी तो बनानी पड़ेगी, क्योंकि इवन इतना हुआ कि फेलोशिप का जो आंदोलन है उसमें आप देख सकते हैं कि लेफ्ट तो वो लेफ्ट लेड था, लेकिन उसमें CYSS, NSUI ऐसे संगठन भी साथ में आए। उसमें हम लोग ABVP वालों से भी हमने यही कहा कि आप तो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है,
आपको भी हमारे साथ में आना चाहिए, मतलब वी वेंट टू दिस एक्सटेंट कि आपको भी हमारे साथ, क्योंकि फेलोशिप खत्म होगा वो सिर्फ हमारा नहीं होगा, वो एबीवीपी वालों का भी होगा। तो हम तो चाहते हैं स्ट्रगल्स में मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग साथ में आए। उसके बाद इलेक्शन में क्या समीकरण बनता है, क्या होता है, वो एक अलग मामला है, लेकिन कम से कम स्ट्रगल में अपने बुनियादी अधिकारों के लिए बोलने के लिए, क्योंकि इलेक्शन तो 3 साल दूर है, तब तक आप क्या करेंगे, तब तक आपको अपने राइट्स को बचाना पड़ेगा, जिसको कंटिन्यूसली कम किया जा रहा है। अभी हम देखते हैं यहाँ पे अगर शूटिंग होती है तो मतलब सिक्योरिटी ऑफिस से लोग आ जाते हैं रोकने के लिए कि आप कैसे शूटिंग कर रहे हैं, ऐसा पहले जेएनयू में होता नहीं था। ये मतलब पूरा हमारे फंडामेंटल फ्रीडम्स पे आप कह सकते हैं एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी की तरह तो है। अब जैसे जब ये पूरा एजुटेशन चला तब से लेकर अब तक, अब क्या लाइफ इज बैक टू नॉर्मल इन जेएनयू या अभी भी? इट इज़ आई मीन इन वन सेंस इट इज़ नॉर्मल, इन वन सेंस इट इज़ नॉट नॉर्मल, क्योंकि अभी भी आप देखिए हमारा जो निलंबन है साथियों का वो वापस नहीं लिया गया है, या जो फ़ाइन वगैरह लगाया गया था वो मामले अभी कोर्ट में चल रहे हैं। कभी भी मतलब लगातार आपके सर के ऊपर तलवार लटक रही है कि कभी भी चार्जशीट हो सकता है, कभी भी अरेस्ट हो सकता है स्टूडेंट्स का। तो इसको मतलब ये बेसिकली क्यों किया जा रहा है, दिस इज़ डन टू प्रोड्यूस अ चिलिंग इफेक्ट। अब ये चिलिंग इफेक्ट का मतलब यही है कि आप बोलने से डरें। मतलब जेएनयू जो हमेशा हर ऑपरेशन के खिलाफ में बोलता था, मतलब नॉर्मली कहीं पे भी कुछ भी टाइप का ऑपरेशन हो रहा हो आप उसके खिलाफ बोलते थे, लेकिन अभी हमें इतना ये कर दिया गया है, अपने आप में ही सिमटने पर मजबूर कर दिया गया है कि हम पहले तो अपने खिलाफ अपने लिए ही बोल रहे हैं कि हमारा रस्टिकेशन वापस लो, हमारा फाइन वापस लो, तब आप बाकी लोगों के बारे में बोलेंगे। तो अपने आप को नहीं बचा पा रहे तो, या इनफैक्ट अपने वी आर फाइटिंग द बैटल फॉर आवरसेल्फ, इसलिए सब लोगों को एक साथ में, मतलब कंट्री वाइड लोगों को एक साथ में लाने की ज़रूरत है। जो हमने कई सारे स्ट्रगल्स में जब लिंगडो का था, फेलोशिप का था, लोगों को साथ में लाने की कोशिश की, अभी दोबारा से कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।